चलिए, तो गुड इवनिंग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे ऐड हो जाए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन 51 से लेकर 71 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग 72 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो भी बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है, वो सबसे पहले वो तो जो भी एग्जाम के भी आने वाले एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो इन सारी चीजों को भी, जो भी रेलिवेंट चीजें हैं, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और 8 बजे क्लास हो रही है, आप लोग रिकॉर्डेड ना देखे क्लास कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, कौटिल्याज एलिमेंट ऑफ स्टेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ। कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्वों में शामिल है। तो मैंने आपको, जो भी बच्चे से पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, ठीक है। तो 7 तत्व होते हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। लेकिन यहाँ पे क्या गया है, सब कुछ दिया हुआ है द किंग, ठीक है, राजा। स्वामी, उन्होंने स्वामी बोला था राजा को लेकर, ठीक है। तो चलिए, किंग होगा। बी नंबर होगा, क्योंकि कौंसिल, मिनिस्टर, मंत्री की बात हो रही है, जनपद की बात हो रही है ना, अमात्य की बात हो रही है। टेरिटरी और पॉपुलेशन मतलब कि जनपद की बात हो रही है, इन्होंने जनपद इसको बोला था। उसके बाद आ रहा है फोर्ट फील्ड टाउन्स एंड ट्रेजरी एंड अलायंस। तो देखिए, मैंने अभी आपको बोला ना, इन्होंने मित्र की बात की थी, तो अलायंस किसके लिए आ जाएगा, मित्र के लिए आ जाएगा, मित्र राष्ट्र के लिए आ जाएगा, ठीक है। राज्य, कोष और किलेबंद नगर, इन्होंने फोर्ट की बात की है कि एक स्टेट में क्या होना चाहिए, फोर्ट होना चाहिए, लेकिन शत्रु की बात नहीं हुई है, तो इसीलिए ई नंबर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी। तो होगा 3 नंबर, क्योंकि सब में ई आ रहा है और वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 73 नंबर देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अभी से लेकर जो भी आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम लोगों ने जो बोला था कि ईयर आपको हमेशा याद रखने, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया,
है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो सारे क्वेश्चन उसी में लगभग आए हुए हैं, तो हमें ये चीज याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखिए, अब आपको क्या करना है, एक तरह से डेट वाइज इसको आपको याद रखना है, ईयर वाइज याद रखना है, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो देखिए, गोदावरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल्स, गोदावरी जल विवाद अधिकरण कब आया था, तो वो आया था 1969 में। ठीक है, उसके बाद महानदी जल विवाद जो अधिकरण था वो कब आया था, 2018 में। उसके बाद रावी और व्यास जल विवाद अधिकरण कब आया था, तो वो 1986 में आया था। उसके बाद महानदी जल विवाद अधिकरण कब आया था, तो ये आया था 2010 में। और कावेरी जल विवाद अधिकरण कब आया था, तो वो आया था 1919 में। तो अब आपको देखिए डेट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से इसको आंसर हम अपना बता देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए, अब हम लोग को पहले ही पता चल गया है कि गोदावरी जल विवाद अधिकरण है वो सबसे पहले आया था 1969 में। ठीक है, तो इसीलिए ए तो होगा ही। और उसके बाद क्या आ रहा है, तो उसके बाद आ रहा है 1989, है ना। तो 1989 में रावी और व्यास जल विवाद अधिकरण हुआ था, तो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ए सी डी ई और बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर क्या है। अब मैंने जैसे बताया ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपका क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार। और जो बच्चे अच्छे से बस ईयर याद करके गए होंगे उनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन सही हुआ है। यहाँ तक कि मैंने बात भी की है, कल जो भी बच्चे नहीं आए थे उनको बता दूं कि जो भी बच्चे कल प्रेजेंट थे उन्होंने बताया मुझे कि उनका बहुत अच्छे से एग्जाम गया था ये वाला, और उन्होंने बहुत आंसर किए थे। अब उनको कॉन्फिडेंस मिल गया है और वो नेक्स्ट बार का एग्जाम और अच्छे से देंगे। ठीक है, तो आप लोग भी बता सकते हैं क्लास में कि आपका कैसा एग्जाम गया था। चलिए, 74 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हम लोग को क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी ई। ठीक है, इसका वन ही आंसर होगा, क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके हिसाब से इनका जो टाइमिंग है वो बहुत सही है। जैसे कि एच जे खानिया, सॉरी कानिया, इन्होंने, इनका क्या है 1950। ठीक है, उसके बाद पी एन भागवती, इनका क्या रहा है 1985 से लेकर 1986। ठीक है, तो 85 आप लोग 90 लिख लीजिएगा और 86 इनका ये रहा है। उसके बाद सी नंबर है रंगनाथ मिश्रा, तो रंगनाथ मिश्रा का कब रहा है, तो
1999, ठीक है। उसके बाद डी है, तो मदन मोहन, इनका कब रहा है? तो 1998 से लेकर 2001 तक रहा है इनका। और एस एच कपाड़िया का रहा है 2007 से लेकर 2012 तक। ये आप याद रख लीजिएगा, आपको फायदा करेगा, लिख लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ। चलिए, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 74 का 1, ए बी सी डी और ई। अब 75 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू द स्टेट्स इन लोकसभा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए, एक चीज मैं बता देती हूँ कि इस बार ना जो भी एग्जाम हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने जितने भी डीप, देखिए आपने पढ़ा तो था बहुत डीप से क्लास में, है ना, लेकिन अब देखिए आपने मान लीजिए कि क्या चल रहा है, आसपास में क्या चीजें हो रही हैं, उसका भी मैंने कहीं ना कहीं इन बहुत सारे क्वेश्चन में देखा है। जैसे कि यूसी के बारे में आया था। तो आप अगर अपने मतलब आप एक्टिव हैं आज की चीजों को ले, तो वो भी आपको क्या करेगा, फायदा करेगा। अब 74 का बता दीजिए क्या होगा। तो सॉरी 75 का, तो 75 का सही आंसर है 3, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26। अब मैंने पढ़ाया था ना मिनोवा बुक के बारे में। मिनोवा बुक वन, सॉरी बुक वन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, तो ये जो मिनोवा बुक सम्मेलन था वो कब था, कब आयोजित किया गया था, इस वर्ष में आयोजित किया गया था, ये आप बताना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। एक सेकेंड। तो ये कब हुआ था आप बताइए। तो हुआ था, इसका आंसर होगा 1968, ठीक है। और किस क्षेत्र में किया गया था? तो सार्वजनिक प्रशासन और नीति क्षेत्र में इसका आयोजन हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस का, किसी कारण से ही तो कॉन्फ्रेंस का आयोजन आयोजन होता है ना। चलिए 77 देखते हैं। अब देखिए, आपको फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स देखने हैं और स्टेट्स देखना है। अब ये देखिए, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके, ठीक है, थ्योरी का हो। अब आप बताइए कि कौन है। किसी एक के बारे में भी आप अगर जानते हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, है ना। तो 77 का होगा 2। कर्पूरी ठाकुर बिहार, ठीक है। बी का है 4, राम नरेश यादव का उत्तर प्रदेश, रविशंकर शुक्ला इनका है मध्य प्रदेश, और हम सब जानते हैं प्रेम कुमार धूमल, इनका क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। डी नंबर। तो इससे हम लोग आसानी से, किसी एक के बारे में भी पता होता तो हम लोग आसानी से उसको कर लेते। चलिए ये देखते हैं। 78 नंबर क्या पूछ रहा है? तो 78 नंबर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिलेटेड टू पॉलिटिकल इकोनॉमी।
कौन से बुक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी का हिस्सा हैं? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में संबंधित है? तो हम लोगों ने बुक्स तो पढ़ाई है, तो हम लोग अच्छे से इसका आंसर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। सॉरी। तो इसका आंसर होगा, पहले मैं आंसर बता देती हूँ, तो इसका आंसर होगा 2, बी सी डी और ई। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी किताबें हैं वो सब क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में बात करती हैं, ठीक है। लेकिन ए नंबर जो है वो क्या करता है कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, उसके ऊपर बात करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। 79 नंबर क्या बोल रहा है? 79 नंबर पूरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू लिबरलिज्म। अब आपको बताना है कि उदारवाद निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है उदारवाद से, ठीक है। अब बताइए कि औद्योगिक पश्चिमी का विचारधारा हस्तक्षेप सॉरी हस्तक्षेप के गुणों की वकालत की, उदीयमान औद्योगिकी शक्ति को आकांक्षाओं को परिलक्षित करता है, उदार का साम्यवाद निकट से संबंध है, और लॉक उदारवाद का प्रमुख चिंतक थे। अब देखिए इसमें एक चीज जो है वो थोड़ी सी अलग है, और सा चीज क्या है, उसी के पक्ष में है, लिबरलिज्म के पक्ष में है। तो वो चीज क्या है, आपको भी पता है कि डी नंबर जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि लिबरलिज्म एंड कम्युनिज्म आर क्लोजली लिंक्ड। तो आप बताइए लिबरलिज्म क्या होता है और कम्युनिज्म क्या होता है, बताइए। तो जो उदारवाद है वो किस चीज को बताता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बताता है ना, कि एक इंडिविजुअल की फ्रीडम होनी चाहिए, है ना, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, उस पे जोर देता है। लेकिन जो साम्यवाद होता है वो किस पे जोर देता है, आप बताइए। तो साम्यवाद राज्य को पूर्ण नियंत्रण और समानता पे क्या करता है, वो जोर देता है ना। तो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है और दूसरा किस चीज की बात कर रहा है, स्टेट की बात कर रहा है। तो दोनों अलग अलग चीज है, तो इसमें डी नंबर बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे में लिंक्ड है, और ये क्या है, गलत हो जाएगा फिर। उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा नहीं। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता है, ए बी सी और ई। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल ए बी सी और ई। चलिए अब 80 नंबर देख लेते हैं। फिर आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए, है ना। अरेंज द फिल्मिंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
तो आपको क्या करना है, इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें अगर आपको डेट्स याद नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएंगे, है ना। तो मैं अगर डेट्स आपको बता दूं उसके बाद हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1920। अब इसमें एक चीज कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं आपको भी बताती हूँ। 31 अक्टूबर को ये हुआ था। उसके बाद आता है सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। उसके बाद श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1903 में हुई थी। उसके बाद भारतीय मजदूर यूनियन परिसंघ का गठन, तो ये कब हुआ था? तो ये भी 1920 में हुआ था। सेम डे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो वो 1947 में हुआ था। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप बनाना चाहते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस सेट अप के बाद ही क्या हुआ था, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन फॉर्मेट हुआ था। इसीलिए दोनों 1920 के बावजूद भी आगे पीछे रहेगा। अब 81 देखते हैं कि 81 क्या कह रहा है। अब देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, हम लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर है उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिखा था, है ना। पिछले जो क्वेश्चंस हम लोग ने किए थे उसमें प्राइम मिनिस्टर का आया। मैंने उस टाइम आपको बोला था कि आप इन लोगों के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। अब देखिए आगे आप प्रेसिडेंट का क्या होगा। तो मैं बस आपको पोजीशन बता रही हूँ, बट आपको याद तो क्या करना है, डेट्स के साथ करना है। ठीक है, पोजीशन से क्या होगा, काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, इनका क्या पोजीशन रहा है? तो ये 11th क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, है ना। उसके बाद जाकिर हुसैन, ये क्या रहे हैं, 9th रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, ये क्या रहे हैं, तो 6th रहे हैं। उसके बाद आर वेंकट रमन, तो ये 5th पोजीशन में रहे हैं। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये रहे हैं 4th पोजीशन में। तो इसीलिए जो हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले क्या,
एक मिनट। एक सेकंड, कुछ कंफ्यूजन है। चलिए 81 को फिर से करते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 A B C D E, ठीक है। ओके, तो हम सबका ईयर देख लेते हैं, प्रेसिडेंट के सारे ईयर देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। तो प्रेसिडेंट ए का होगा डॉक्टर एस राधा कृष्ण का, 1962 से लेकर 1967 तक ये थे। ठीक है। बी, जाकिर हुसैन, ये थे 1967 से लेकर 1969 तक। 67 से उसके बाद क्या है, ये 69 तक रहे। सी, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, ये 1977 से लेकर 1982 तक रहे। डी, आर वेंकट रमन, तो आर वेंकट रमन 1987 से लेकर 1992 तक रहे। और ई नंबर लास्ट 1992 से लेकर 1997 तक रहे। सॉरी। ठीक है। तो ये कुछ आपका ऑर्डर रहेगा, आपको सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका ही याद करना है। हम एक बार, आप जितने भी हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गया, आपने चीफ जस्टिस देखा, उन सब का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको बस ईयर याद करना है ना, पोजीशन याद कर लेनी है। उससे आपको क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 82 क्या है। देखिए इसी क्या है, अब पॉलिटिकल लीडर्स आ गया और पार्टीज आ गई। कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन रखते हैं, कौन से ऐसे लीडर्स हैं वो। तो अब ये डायरेक्ट डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कौन किसका है। तो तो इसका आंसर होगा सबसे पहले 3। तो ए का है 3, ज्योति बासु, ये क्या है, सीपीआई। अब पार्टीज में आपने बताया था ना कि एक, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज होती हैं, सेंट्रल की भी होती हैं और हर स्टेट की अलग अलग पार्टी होती है। तो चलिए, और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय किससे थे, तो जनसंघ से। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, तो राजा दिनेश सिंह, ये किससे थे, तो कांग्रेस पार्टी से।
और उसके बाद लास्ट आता है भगत सिंह, ये थे बीजेपी से। तो ये कुछ ऑर्डर्स बन रहे हैं और इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3। चलिए अब देखिए मैं इसी की बात कर रही हूँ यूसीसी की। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये किसका पार्ट है, ये आ गया है। अब अगर जो बच्चा है वो एक्टिव नहीं होगा, है ना, तो उसको पता ही नहीं होगा कि इसका आंसर क्या है। इसीलिए मैंने बोला कि करंट अफेयर से भी बहुत ज्यादा आप एक्टिव रहिए, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो वीसीसी किससे रिलेट करता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्या करता है, रिलेट करता है। और ये क्या है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत शामिल है इसमें। तो ये होगा सही आंसर 4। और किसके अंतर्गत है, तो आर्टिकल 44। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए 84 देखते हैं। इन विच बुक हर्बर्ट मार्कस highlight the totalitarian chapter of advanced industrial society based not on terror and open brutality but on their ability to exert control through the pervasive manipulation of need made possible by modern technology। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हर्बर्ट मार्क्यूज ने उन्नत औद्योगिक समाजों की उपयोगितावादी लक्षण को उजागर किया, जो आतंक और खुली क्रूरता पर नहीं बल्कि आवश्यकताओं का व्यापक छलयोजन द्वारा नियंत्रण का प्रयास और उनकी अभिलक्षणता पर आधारित थे, जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी से संभव बनाया। तो ये किससे रिलेट करता है आप बताइए, तो वन डायमेंशनल मैन से रिलेट करता है। उस इसी पुस्तक में इन्होंने इन सारी चीजों की बात की है। पुस्तक के अंदर की बातें तो हो ही सकती है, मान लीजिए थ्योरीज के बारे में पूछ देगा कि कौन सी थ्योरी किताब की है, तो वो तो आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब 84 नंबर देखें। 84 हो गया, 85। चलिए, तो म्यूनिक समझौता कब हुआ था, आप बताइए। म्यूनिक समझौता कब हुआ, तो ये 1938 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था 1938। ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था जर्मनी, ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस और इटली के बीच में। तो ये चार जो कंट्री हैं, देश हैं, उनके बीच में ये क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है, चलिए 86। फिर मैंने आपको बताया कि बुक से बहुत ज्यादा आता है, तो 86 भी पूछ रहा है, हु रोट बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। किसने ये किताब लिखी है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये क्या करना है, हमें बताना है कि प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है किसके द्वारा, पीटर ड्रकर के द्वारा। ठीक है, और कब लिखी गई है, तो 1954 में लिखी गई है।
देखिए इससे निराश नहीं होना है, कुछ ऐसे थिंकर आपको तो मिलेंगे ही, क्या होगा जिसको आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, बट इसलिए खुश रहिए कि आपको बहुत सारे ऐसे थिंकर मिल रहे हैं जिसको आपने पढ़ा है। तो देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने पहले की क्लासेस देखी होंगी अभी जस्ट, ठीक है, 51 से लेकर 71 तक उनको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। अब 87 का बताइए कि क्या होगा आंसर, आपको क्या दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स सब्जेक्ट रिलेटेड टू गवर्नर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नर के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स है उसके बारे में बात हो रही है, तो कौन कौन सा होगा आप बताइए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ई नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बात कर रहा है, तो गवर्नर ही करेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट किसकी हो रही है, डिस्ट्रिक्ट जज की हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। बताइए आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये सही है, ऑथ और एफिलिएशन बाय द गवर्नर, ये भी सही है, और स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, ये भी सही है। मैं डी नंबर क्यों नहीं सही कर रही, क्योंकि देखिए इसमें क्या किया है, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुगेट ऑडियंस, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो आपका आर्टिकल है वो क्या है, गलत है। आर्टिकल कितना होगा, 213 होगा इसका। तो देख रहे हैं कंफ्यूजन कितना क्रिएट कर रहा है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि 213, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आया था गवर्नर के प्रोमुगेट ऑडियंस के बारे में, तो उसमें हम लोग का आर्टिकल क्या था, 213 था, ठीक है, और 223 तो राष्ट्रपति के बारे में बात करेगा ना, तो ये कंफ्यूजन की वजह से हम लोग का आंसर क्या हो गया था, गलत। अगर जो भी बच्चों का हुआ होगा वो हो गया होगा। तो चलिए 87 का क्या होगा, तो अब देखिए डी तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ए बी सी, क्योंकि ई भी हम लोगों ने काट दिया है, इसीलिए इसका आंसर होगा केवल ए बी और सी। चलिए अब 88 देखते हैं, 88 क्या है। Who wrote the famous book Man Who Managed on Aspect of Organizational Life? संगठनात्मक जीवन के पहलू से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक मैन हु मैनेज के लेखक कौन है, तो आपने इसका आंसर दीजिए क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 3, मेलिविले डाल्टन, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर से आ रहा है, अब ये किताब तो बहुत फेमस है, कुछ बुक्स होंगी जो आपने सुनी नहीं होंगी, कुछ बुक्स ऐसे होंगी जो आपको आप सुने होंगे। तो हु रोट द बुक द ऑरिजिन्स ऑफ टोटलिज्म, तो इसमें बताइए ये बुक किसने लिखी थी, तो हमें भी पता है, कंफ्यूज मत होइएगा, हन्ना अरेंट ने इस किताब को लिखा था 1951 में, क्योंकि हन्ना अरेंट के बारे में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो महिलाओं के बारे में ही बात करती थी, है ना, महिलाओं के हक के लिए ही लड़ती थी। तो 1951 में इन्होंने इस बुक को लिखा। अब चलिए 19 देखते हैं। अब 19 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए आपको अगर याद है, ठीक है, आपको सीट्स या नंबर याद है, ईयर याद है, तो आपको असेंडिंग पूछे या फिर डिसेंडिंग पूछे, वो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको आंसर आपका पता है, ठीक है। तो 90 का क्या आंसर होगा, तो 90 का आंसर होगा 3।
और इस सब से अब रूबरू हैं कि कितने सीट्स किसको मिले होंगे। चलिए अब 91 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर देख लिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, प्रेसिडेंट देख लिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं बस पोजीशन आपको बता देती हूँ, बाद में आप इसको, और आपको बस थोड़ा सा नहीं याद करना है, आपको सारा याद करना है, ठीक है। तो बी एस शेखावत, तो बी एस शेखावत का जो पोजीशन था वो क्या था, 11 था। उसके बाद के आर नारायण, तो के आर का नारायण का जो पोजीशन था वो क्या था, 9। उसके बाद एम हिदायतुल्ला, इनका क्या था, तो 6 था। उसके बाद बी डी जाति, इनका क्या था, तो इनका 5 था। और जी एस पाठक का 4 था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 2। अब चलिए, हु रोड द बुक ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, किसने इस किताब को लिखा था, तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने इस किताब को लिखा था। कब लिखा था, तो 1959 में लिखा था। चलिए अब 93 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग व्यूड द नेशनल एज ए कल्चरल artifacts of the particular kind of defining the nation as imaginary community, निम्नलिखित में से किसने कलिपत समुदाय के रूप में राष्ट्र की परिभाषित करते हुए राष्ट्रवाद को विशेष प्रकार का सांस्कृतिक कलाकृति माना। तो सीधे से हमें ये बताना है कि किसने, ठीक है, राष्ट्र की परिभाषा दी है कि विशेष प्रकार की सांस्कृतिक कलाकृति है। तो ये सिर्फ एक नाम है, तो नाम कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा 3, बेनेडिक्ट एडरसन। अब मैंने आपको बताया था कि बहुत बार ऐसा को देखने को मिलेगा कि किसी ने, अब देखिए जैसे स्लोगन है, वैसे ही लोगों ने लोग क्या करेंगे, अपने अपने स्टेटमेंट्स भी देंगे आपको, है ना। जो थिंकर्स है अपने अपने स्टेटमेंट्स को देंगे और आपको स्टेटमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चलिए अब 94 देखते हैं। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आरटीआई इज एमिंग ऑफ स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी ड्यू टू, अब आरटीआई कैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ दे रहा है इस पे बात करेंगे। तो आरटीआई क्या होता है, आरटीआई, अब मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट से किसी चीज के लिए सवाल जब पूछना है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, किसी भी मान लीजिए ऑफिस में आपको सवाल जवाब पूछना है, तो आप आरटीआई भेज सकते हैं, है ना। तो अब इसमें देखना है आरटीआई का क्या बात है। तो देखिए आरटीआई सबसे पहले ओपननेस, आरटीआई में क्या रहता है, खुलापन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो छुपा के बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर आम आदमी आरटीआई कर सकता है, पूछ सकता है बारे में, है ना। अब देखिए मेंटेनिंग सिक्योरिटी, सेक्रेसी, तो ये नहीं होगा, वो गुप्त तरीके से, मान लीजिए कि अगर आप आरटीआई पूछ रहे हैं, आप आम आदमी है, वो ट्रांसपेरेंसी क्यों रखेगा बताइए, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगा, ठीक है, वो सेक्रेसी नहीं रखेगा। और ब्यूरोक्रेटिक रेमनेटिज्म, नौकरशाही की लाल
फिक्साही। अब देखिए नौकरशाही की बात आ रही है, नौकरशाही तो होगा ही नहीं डेमोक्रेसी में, आप सबको पता है। और जवाबदेही, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था ना कि अगर आप मान लीजिए कोई किसी से भी सवाल जवाब पूछने के लिए क्या है, सरकार से, शासन से सवाल जवाब पूछ सकता है। इससे क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि जो शासन है वो भी जवाबदेह है, तभी क्या हो सकती है, गुड गवर्नेंस हो सकती है। गुड गवर्नेंस कैसे होगी बताइए? गुड गवर्नेंस तो तभी होगी ना जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ओपननेस रहेगा और जवाबदेही रहेगी। तो ये तीन चीजें हैं, तो इसीलिए होगा ई, सी और ई। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 3। चलिए अब 95 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन रिजर्व क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, नीचे दिए गए विकल्पों को वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को विपरीत कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब अगर आपको इनका ईयर याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो 95 का आंसर होगा डी, ए, बी, सी और ई। इसका मतलब 1। और ईयर आप लोग इन सबका याद कर लीजिएगा, इसके अलावा जितने भी होंगे सबका एक बार तो ईयर याद करना है कि पता क्वेश्चन में आ जाए।